Hello and welcome to Center for Admission. Today we are going to discuss a very crucial topic regarding the GS2, the Representative of People Act, that is RPA 1951. That is clearly mentioned in our syllabus GS2 RPA 1951. पीटी के लिहाज से ये टॉपिक का कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो GS2 में इस टॉपिक को पूछता है, RPA 1950 से पूछता है या 1951 से। हर एक साल या 2 साल में इसका क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% तय है। तो इस RPA को हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो पढ़ने का मतलब ये है कि हमें यूपीएससी या स्टेट एग्ज़ाम देना है तो उसके सिलेबस में, उसके अलावा ये हमारी जनरल नॉलेज का भी काम करता है रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस। जैसे अरिस्टोटल कहते हैं मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, तो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है। जिनको अगर नहीं देना है वो भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं यहाँ से कि RPA क्या है, ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। तो देखते हैं, वी विल सी ऑल द डिटेल रिगार्डिंग द RPA 1951। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो फ़िलहाल न्यूज़ में इतना नहीं है, और अगर है तो बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं तो कभी कभी RPA का आ जाता है कि इस पे इतने करप्शन के चार्जेस हैं, ये इसमें कॉन्विक्टेड है। तो वहाँ कहीं देखना पड़ता है कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द RPA एंड इलेक्शन प्रोसेस, कि इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं उस पर ऑलरेडी है। तो हमें RPA को थोड़ा समझना ज़रूरी लगता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951। RPA है क्या है और इसकी डेफिनेशन कैसे हम लिख सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द RPA का ऑब्जेक्टिव क्या है, RPA लाया क्यों गया था 1951 में। देन सेलिएंट फीचर ऑफ द RPA, सेलिएंट फीचर और ऑब्जेक्टिव लगभग कमोबेश सेम ही हो जाते हैं, कि जो उसके ऑब्जेक्टिव उनको हम सेलिएंट फीचर में भी डाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट सेक्शन एंड सब सेक्शन, जैसे सेक्शन 129 एंड सेक्शन 29 का ए, देन सेक्शन 8, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द RPA, सेक्शन 8 एंड सब पार्ट ऑफ सेक्शन 8। इसमें लिली थॉमस का भी केस पढ़ेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि RPA के चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस ऑफ द RPA कि किस हद तक ये RPA सही है, किस हद तक ये गलत है। देन वी विल सी द वे फॉरवर्ड, और एक मेंस का क्वेश्चन PYQ हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी ऑल द सब टॉपिक इन द डिटेल एज अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो यही आ गया लिली थॉमस का केस, न्यूज़ में बना रहता है हर साल, तो RPM पढ़ लेते हैं, न्यूज़ में उसके अलावा सिलेबस में भी है। देन व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951। तो सबसे पहले ऐसे समझो कि ये रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट इज़ द पार्लियामेंट का एक्ट है जो रेगुलेट करता है इलेक्शन प्रोसेस को इन इंडिया में, कि कैसे इलेक्शन होंगे, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन तय करता है ऑफ द कैंडिडेट की, और उनके एक्सपेंसेस जो इलेक्शन प्रोसेस में खर्च करते हैं उन पर चेक लगाता है। बहुत सारे इसकी फीचर हैं। तो लेकिन यहाँ से हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, तो हम लिख सकते हैं इट RPA is the act of the parliament which is used to regulate the election conduction process in House of the People and State Legislature। तो RPA बना, हमने कहा कि व्हाट इज़ RPA, तो RPA है क्या है, एक एक्ट है पार्लियामेंट का जो रेगुलेट करता है क्या, लोकसभा स्पेशली हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा का भी करता है, हम पार्लियामेंट वर्ड बोल देते हैं, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एंड मैनी मोर। अब क्या है कि RPA बना कैसे, हुज आर अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द BR अम्बेडकर, RPA आर्टिकल 207 का जेनेसिस है। कैसे है, आर्टिकल 327 कहता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन कंडक्शन इलेक्शन प्रोसेस से रिगार्डिंग कोई भी रूल बना सकती है। तो इसी आर्टिकल का हवाला देते हुए हमारी पार्लियामेंट ने 1951 में RPA बनाए हुआ है, आर्टिकल 327। इसका कोई लिखना नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, RPA का जो मेन रूट है यहीं से निकल के आया है, आर्टिकल 327 से, जो पार्लियामेंट ने एक एक्ट के रूप में पास किया हुआ है। तो हमने ये यहाँ से समझा कि RPA है क्या है, एक ऐसा कानून है जो हमारे देश की इलेक्शन प्रोसेस पे कंडक्शन पे रेगुलेशन करता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर तय करता है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरपीए, देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरपीए, इस चार्ट से समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव। साइलेंट फीचर भी आ जाएंगे यहीं पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरपीए। थोड़ा आगे पीछे हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला तो मैंने कहा कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, कॉन्विक्टेड हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, किसी पे आय से ज़्यादा संपत्ति है, किसी पे बहुत सारे केसेस हैं जो आप अगर डेली न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो, जिस टाइम पे इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस होता है तो नए नए गेम निकल के आते हैं। तो आरपीए टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। देन करप्ट प्रैक्टिसेस बताता है। करप्ट प्रैक्टिसेस कैसे बताता है कि अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं, अगर क्रिमिनल केसेस की बात करो तो एज पर द एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 46% अप्रॉक्स क्रिमिनल चार्जेस पार्लियामेंटेरियन है। हम कह सकते हैं कि 46% अप्रॉक्स ऐसे लोग पार्लियामेंट में अभी भी हैं, जो 17 लोकसभा और 18 लोकसभा में जो जिनके पास क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनमें से करीब 14 या 16% लोग ऐसे हैं जिनके पास हीनियस क्रिमिनल में चार्जेस लगे हुए हैं। तो करप्ट प्रैक्टिस हैं, जैसे ब्राइबरी में हो गया, एनिमिटी प्रमोशन में हो गया, और कम्युनलिज्म, दंगे भड़का आदि, उनमें करप्ट प्रैक्टिस बताता है। इलेक्शन डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ईवीएम टीजिंग हो गया, और पोलिंग पे कोई भी एंटी एक्टिविटीज़ की पोल डंपिंग हो गया, उससे इलेक्शन से रिगार्डिंग डिस्प्यूट की बात करता है। और देन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी कैसे काम करेगी, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे रूल एंड रेगुलेशन में लाना है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। और देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी नेशनल पार्टी हैं, कितनी स्टेट पार्टीज़ हैं, और उन पार्टी का रूल एंड रेगुलेशन, शंबल एलोकेशन, ये सब आरपीए के द्वारा बताया जाता है। अगर कैसा कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि मान लीजिए बीच में हुआ था समाजवादी में कि शंबल किसके पास रहेगा, बट वो अब उतना नहीं रहा, बीच में लगा था। और कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव है, यही इसकी कह सकते हैं कमोबेश साइलेंट फीचर है। तो इतना ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है। साइलेंट फीचर देखिए हमने, इलेक्शन कंडक्ट कराना, पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करना, और क्रिमिनल डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब इसकी सेलिएंट फीचर। देन वी विल सी द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आरपीए 1951, कि जो ग्राउंड, इसके मैन ग्राउंड क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। पहला ग्राउंड हुए कन्विक्शन ऑन द सर्टेन ऑफिस सेक्शन 8, कि अगर कोई, मान लीजिए कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर पे कोई कन्विक्टेड है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा ऑफेंसेस में। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लालू जी का केस आया था जिसमें उसने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोर्ट कॉन्विक्टेड ठहरा दे, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दे, तो आने वाले 6 साल या रिलीज डेट से 6 साल तक वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकता है। तो वो पूरी प्रोसेस बताता है। दैट वाज द केस अंडर द आरपीए 1951, लालू जी का केस था। कॉन्विक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन ये है, 8 का क्लॉज है। करप्ट प्रैक्टिसेस कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटेशन एक्ट है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, या नक्सलिज्म एक्टिविटीज़ में है, या प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिज्म पोटा में है, ऐसी एक्टिविटीज़ इसके अंदर ब्राइबरी में है, नेशनल एनिमिटीज़ को बढ़ावा देता है, तो ये भी इसमें आता है लीडर के लिए। डिसमिस द फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, कि अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है गवर्नमेंट सर्विसेज में है और उसे कुछ इरेगुलेटरी रूल एंड रेगुलेशन गलत करने की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से वहाँ से निकाला गया है, तो वो व्यक्ति वहाँ से, मान लीजिए बीच में एक केस आया था, उनका दिमाग से मेरे से नाम लिखा, आर्मी से वो रूल एंड रेगुलेशन की वजह से निकाल दिए गए थे, तो बनारस से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आर्मी बीएसएफ में थे, उनका दिमाग में, हम हरियाणा के रहने वाले हैं, तो वो डिसमिस ऑफ द फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्शन 8। तो ये वही था, यही केस था वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन का, कि अगर आपको कहीं से डिसिप्लिन के बेसिस पे या इरेगुलरिटी के बेसिस पे और अदर बेसिस पे डिसमिस किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज से, तो यू आर नॉट अलाउड टू कंडक्ट इलेक्शन अंडर द आरपीए रूल एंड रेगुलेशन 1951। ये भी बताता है
डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मैनर ऑफ द कॉर्पोरेशन सेक्शन, ये कहता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है सेक्शन कि मैनर क्या है कि मान ली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफिस पे है, गवर्नमेंट ऑफिस पे वो इलेक्शन भी कंडक्ट करना चाहता है तो साइमल्टेनियसली दोनों ऑफिस पे नहीं रह सकता है। पहला पॉइंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट थोड़ा सा समझो, बार बार मिलेगा आपको जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक मिनट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जब हम पॉलिटी रेगुलर पढ़ते हैं तब इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पहला तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो इलेक्शन कंडक्ट करना चाहता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाएगा, अगर वो करना चाहता है तो वहाँ से उसे रिजाइन करना पड़ेगा। दूसरा ये है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी कंपनी में 25% या 25% से ज़्यादा शेयर है, उस व्यक्ति को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दो देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। दूसरा क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि किसी भी कंपनी में 25% का शेयर होल्डर या उससे ज़्यादा का शेयर होल्डर है, देन ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये समझा। डिस्क्वालिफाइंग बीइंग मैनर ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन वर्ड यूज किया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देन डिस्क्वालिफिकेशन फेलियर ऑफ द लॉग ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, सेक्शन 10 का ये। ऐसे समझो कि अगर कोई व्यक्ति 90 डे का टाइम पीरियड दिया जाता है इलेक्शन जीतने के बाद या इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद, कि 90 डे में अगर वो व्यक्ति अपना जितने भी एक्सपेंसेस हैं लीगल तरीके से गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के पास सारा डेटा दे देता है तो उसे मतलब सही माना जाएगा। अगर वो डेटा प्रेजेंट नहीं कर पाता है और प्रेजेंट करता है तो उसमें कुछ फेर बदल या बोगस तरीके से प्रेजेंट करने की बात करता है तो वो अंडर द आरपीए 1951 डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। तो मेन ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सर्टेन चार्जेस है कोर्ट की, चाहे लोकल कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हो, डजेंट मैटर, और करप्ट प्रैक्टिसेस जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा हो, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा हो, या फिर नक्सलिज्म, या फिर मान लीजिए कि देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कोई खतरा पैदा कर रहा हो, या फिर हेट स्पीच भी आ जाता है इसमें, हेट स्पीच वगैरह दे रहा हो, डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज से डिसमिस किया गया हो, जैसे मैंने बताया राम सिंह शायद उनका नाम था, मुझे उतना ज़्यादा नहीं आ रहा, कि अगर कोई इरेगुलरिटी या डिसिप्लिन की वजह से गवर्नमेंट प्रॉफिट से डिसमिस किया गया हो, या डिस्क्वालिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पे बताया, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है देन डिस्क्वालिफिकेशन द फेलियर द एक अपना अकाउंट का काखा दे नहीं पाता है इलेक्शन कमीशन को, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर हम मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं तो यहाँ मेंशन अगर आरपीए से आता है तो वहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज़ आरपीए एंड डिस्क्राइब द ग्राउंड ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एंड द आरपीए। तो इनको हम थोड़ा सा ब्रॉड करके विद एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2-4 एग्जाम्पल बताए, उनमें आराम से लिख सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ द आरपीए, इसके आरपीए के कुछ सेक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मुझे लगता है, तो मैंने पहले से कोड इसलिए कर लिए हैं कि ज़्यादा टाइम वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। तो पहले देखो सेक्शन 126, सेक्शन 126 क्या कहता है? सेक्शन 126 ये कहता है कि एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग कोई भी व्यक्ति या एग्जिट पोल कब कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो सेक्शन 126 ये कहता है कि अगर 48 आवर बिफोर द पोलिंग, 48 घंटे वोट पड़ने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग बंद करनी रहेगी। दिस इज अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट,
मॉडल ऑफ कोड और कंडक्ट जारी कर दिया जाता है, उसमें सेक्शन 126 कहता है कि एडवर्टाइजिंग, कैंपेनिंग और एनी इन्फ्लुएंस, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा आप कर रहे हैं या किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस बिफोर द 48 आवर नहीं कर सकते, बिफोर द 48 आवर ऑफ द इलेक्शन नहीं कर सकते। वोट कास्टिंग समझ में आ रहा है? ये 126 कह रहा है कि 48 आवर टाइम ड्यूरेशन, मान लीजिए हमारे इलेक्शन परसों होने, तो परसों के हिसाब से 48 आवर लगा दिए, ना कोई कैंपेनिंग होगी, ना कोई जनसभा होगी, ना कोई हम एडवर्टाइज कर सकते, ना कोई होर्डिंग लगा सकते हैं। मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट अंडर सेक्शन 126 आ जाता है। एग्जिट पोल समझो, एग्जिट पोल दो तरह के पोल करती हैं, स्पेशली मीडिया वाले करते हैं। एक होता है ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल का मतलब होता है बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन होने से पहले हम लोगों की राय जानना चाहते हैं कि आप किस एक मसौदा तैयार करते हैं कि भाई इस बार इनकी लहर है, इस बार बीजेपी आएगी, समाजवादी आएगी या कांग्रेस आएगी, तो लोगों का एक ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का ओपिनियन क्या है। सॉरी, वो लोगों का ओपिनियन गलत भी हो सकता है। एक होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति वोट डालने के बाद बाहर निकल रहा है, हम उससे वहाँ पे डोर पे खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, उससे पूछ के आ रहे हैं आपने किसको वोट दिया, आपको क्या लगता है। तो यहाँ पे सेक्शन 126 कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इलेक्शन जिस टाइम पे वोट कास्ट किए जा रहे हैं उस टाइम पे कोई भी एग्जिट पोल नहीं होगा, उसके बाद आप दूसरे दिन एग्जिट पोल कर सकते हैं। तो 126 में रिगार्डिंग द एग्जिट पोल, एडवर्टाइजमेंट एंड कैंपेनिंग को बिल्कुल बंद करने की बात करता है, चेक करने की बात करता है। इसको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सेक्शन 126 आप वहाँ पे कोड कर सकते हैं। मैं 48 आवर का सेक्शन 8 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर असेंबली। कैसे बात करता है कि अगर कोई कॉन्विक्टेड व्यक्ति है उस पर कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा। कोर्ट के द्वारा कॉन्विक्टेड है, जैसे मैंने कहा कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट सज़ा बोल देती है तो वो व्यक्ति 6 साल या रिलीज़ होने के बाद 6 साल तक कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लालू जी को कोर्ट ने 5 साल की सज़ा बोली, तो 5 साल तो वो हो गए, तो 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो एज़ पर द सेक्शन 8 लालू जी डिस्क्वालीफाइड फॉर द फर्दर इलेक्शन। कैसे कि उनका जो टेनोर था, कोर्ट ने सज़ा उन्हें कॉन्विक्टेड ठहराया और उसकी सज़ा बोलेगी 5 साल के लिए। फिर कहता है कि रिलीज़ के बाद 6 साल और, तो टोटल ईयर 11 साल हो गई। तो यहाँ पे ये तय करता है डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन मेंबर। अब ये कहता है सेक्शन 29A पे आ जाते हैं। सेक्शन 29A का मतलब कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होंगी विद इन द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करेगा, ऑडिटिंग भी कर सकता है। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी के बारे में इलेक्शन कमीशन का ही डिसीजन होगा। अगर कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट आ जाता है रिगार्डिंग द चुनाव चिन्ह संबल से रिलेटेड, तो उस पर जो भी डिसीजन आएगा वो इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल पार्टी मानेगी। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 29 का ये। सेक्शन 77 ये कहता है रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन एक्सपेंसेस, जैसे कहा जाता है कि लोकसभा में आरपीए तय करता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन कंडक्ट करने पर 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। ऐसे ही सेक्शन 77 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है तो वो 75 लाख एक टाइम पे खर्च कर, एक टाइम का मतलब इलेक्शन में खर्च कर सकता है। तो यहाँ पे उसे पूरा ब्यौरा देना रहेगा कि हमने विद इन टाइम फ्रेमवर्क में कितना पैसा खर्च किया है। तो रेगुलेशन इलेक्शन एक्सपेंसेस अंडर द 77 सेक्शन ऑफ आरपीए। देन सेक्शन 123 समझिए। सेक्शन 123 कहता है कि डिफाइन करता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है। करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब जब आपने ब्राइबरी का काम किया, प्रमोशन ऑफ सती या कस्टम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बैन कर सके, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, सती हो गया, विडो मैरिज हो गया, विडो रीमैरिज, ऐसे अगर कोई रिलेटेड है करप्ट प्रैक्टिस से अगर कोई प्रमोशन करता है या भाषण देता है, मान लीजिए उसने कम्युनलिज्म से रिलेटेड कोई भाषण देते, कम्युनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए नेशनल
एनिमिटी बढ़ाने के लिए कोई ऐसा भी स्पीच दे दिया तो वो अंडर सेक्शन 128 करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। अब सेक्शन 100 क्या है? वैलिड वॉइड इलेक्शन डिफाइन करता है। वॉइड इलेक्शन कि अगर मान ली ईवीएम टीजिंग हो गई या बूथ कैप्चरिंग हो गई तो इलेक्शन जो भी कंडक्ट करा गए वो इलेक्शन नल एंड वॉइड घोषित करने की बात करता है सेक्शन 100। ये मेन सेक्शन है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन मुझे ये लगता है सेक्शन 8। हमेशा इसी के आसपास बात रहती है। क्यों रहती है? ये डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, इसके 4 सेक्शन हैं। एक सेक्शन इसका सेक्शन 8 का 4 स्टक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में, उसके बारे में हम समझेंगे। पहले सेक्शन ये समझ लेते हैं। सेक्शन 8 का 1 कहता है कि अ पर्सन कॉन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, रेप, टेररिस्ट एक्टिविटी, इंसल्टिंग नेशनल फ्लैग, ये सब ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जो एनिमिटी फैलाता है, 2 ग्रुप में कोई ऐसी हेट स्पीच कर देता है, या फिर मान ली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट या पोटा हो गया, और या फिर मान लिए सिविल राइट रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करता है, तो वो अंडर द सेक्शन ऑफ आरपीए 8(1)(8) का क्लॉज 1 के अंदर वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? तो कह रहा है कि 6 ईयर अगर वो कॉन्विक्टेड हुआ, जो मैंने लालू जी का केस बताया कि 6 ईयर के लिए वो डिस्क्वालीफाई करेगा कि ही और सी कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर फ्रॉम द रिलीज डेट। 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को कॉन्विक्टेड ठहरा जाता है तो 6 साल रिलीज डेट से 6 साल आगे की तरफ इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाएगा। सेक्शन 8 का क्लॉज 2 कहता है एक पर्सन कॉन्विक्टेड होर्डिंग डाउरी ऑफेंस, जो मैंने बताया। इसमें अभी 6 उसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डाउरी से रिलेटेड या सती या फिर विडोरी में ऐसे कुछ स्पीच वगैरह या कुछ प्रमोशन करने की बात करता है तो उस व्यक्ति को 6 ईयर के लिए फिर भी बार कर दिया जाएगा फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन। सेक्शन 8 का 3 ये समझिए, ये वही लगभग सेम कमोवेश सेक्शन का लगभग वही है, लेकिन ये सब डिवाइडेड कर दी गए, लगभग वही सेम बात कह रहे हैं, घुमा फिरा के सब सेक्शन आपको वही कह रहे हैं। अगर आपको सब सेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम याद नहीं आ पा रहे तो आप इतना कर सकते हैं, सेक्शन 8 लिख के अपनी बात कह सकते हैं, तो एग्जामिनर समझ सकता है कि बच्चे ने तैयार किया है। अब कहते हैं सेक्शन 8 का 4। ये सेक्शन 8 का 4 क्या है? इसमें क्या था? इसमें एक कि अगर कोई MP या MLA कोर्ट द्वारा कॉन्विक्टेड ठहरा दिया जाता है लेकिन वो अपनी सीट नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 45 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। द फाइल अपीयर्ड विद इन द 3 मंथ, सॉरी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, विद इन 3 मंथ, 3 मंथ इन द सेंस 90 डेज। विद इन 90 डेज वो अगर कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील कर देता है तो वो व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ से समझिए, कि अगर कोई आम आदमी, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम सिविल सर्वेंट हैं, अगर हम पे कोई केसेस लग जाता है और हम कॉन्विक्टेड ठहरा दिए जाते हैं तो हमारी कुर्सी तुरंत चली जा रही है। लेकिन लीडर के रेस्पेक्ट में ये सेक्शन 8 का क्लॉज 4 कह रहा है कि अगर कोई MP LA को डिस्क्वालीफाइड हो जाता है अंडर द RPA और या मान ली इन कोई सेक्शन से, तो वो 90 डेज में, विद इन 90 डेज अपर कोर्ट में अपील कर सकता है, और लेकिन उसकी कोई भी डिसकंटिन्यू होगी, उसकी सीट डिसकंटिन्यू होगी, वो सदन का मेंबर बना रहेगा। अब दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ एक चीज देखने लायक है। ये देखो, दूसरी तरफ देखो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट मेंशन है। वहां पे ये कहता है आर्टिकल 102 का क्लॉज 1 और 191 का क्लॉज 1 ये बताता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, डिस्क्वालीफाइड अंडर द लॉ। ये पूरा कमोवेश हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हम कह रहे थे कि लिली थॉमस केस में,
ये देखिए, अब इस सेक्शन की बात करूं तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई हो सकता है तो उसके पास टाइम पीरियड है, तो ये तो इम्पार्शलिटी होगी सिस्टम में। तो ये केस 2013 में एक लिली थॉमस का केस आया। लिली थॉमस का केस आया तो लिली थॉमस का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा रिगार्डिंग द लिली थॉमस केस। जब भी कोई भी ऐसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है तो इसी केस का हवाला दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा, ये पता कि अगर कोई आम आदमी अगर उस पर कोई चार्जेस कॉन्विक्टेड हो जाता है तो तुरंत डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, तो वाई नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर असेंबली। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 102 का आर्टिकल 191 का हवाला देते हुए कहा कि हम इस सेक्शन को फर्दर स्ट्रक डाउन करते हैं, मतलब नल एंड वॉइड बता देते हैं, और ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर असेंबली का कॉन्विक्टेड ठहराया जाता है तो उसी टाइम पे उसे पद त्याग करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इलीगल या नल एंड वॉइड माना जाएगा। लिली थॉमस केस से समझ में आ रहा है? यहाँ से समझिए लिली थॉमस केस, ये ऐसे ही राहुल गांधी का केस आया था 1 साल पहले लगभग। तो वहाँ पे कहा जाता कॉन्विक्टेड में राहुल गांधी का केस आया था सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी को 2019 में डिफेमेशन केस, मैंने कहा डिफेमेशन केस सेक्शन 8 से उन्हें कॉन्विक्टेड ठहरा दिया, उनकी सज़ा 2 साल कर दी गई। तो अब ये बात आती थी कि लिली थॉमस केस में क्या राहुल गांधी फर्दर 6 ईयर के लिए, मतलब उन्हें इलेक्शन कंडक्ट करने से रोका जाएगा। तो ये पूरा उसमें लिली थॉमस केस का पूरा हवाला देते हुए 102 आर्टिकल 191 आर्टिकल का देते हुए सुप्रीम कोर्ट, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं है लेकिन हम लिली थॉमस केस की बात कर रहे हैं कि उसमें पूरा वो दिया गया था कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो इस पर फिर कंसर्न किया जा रहा है 2 ईयर कैसे कोई कोर्ट दे सकती है, तो इस पर कंसर्न उन्होंने अपील किया है। इसके रिगार्डिंग अभी राहुल गांधी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये केस अभी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लिली थॉमस केस समझने की, इसलिए मैंने ये कटिंग डाल दी थी। चैलेंजेस, अब आरपीए तो बना दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरपीए में कुछ चैलेंजेस हैं। कहा जाता है ना कि लीडर अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, उसका मिसयूज़ कैसे करना है किसी एक्ट का, किसी रेगुलेशन का। तो पहला तो चैलेंजेस यही है कि जो भी फाल्स जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़्यादातर लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि फाल्स इन्फॉर्मेशन, क्रिमिनल बैकग्राउंड से छिपा लेते हैं, फाल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको आप कैसे टैकल कर पाओगे फॉल्स इंफॉर्मेशन को। देन मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी का बहुत सा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इलेक्शन गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ कैसे होता है कि जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी वो बड़ी आराम से अपने हिसाब के अपने चाहने वाले लोगों को इलेक्शन प्रोसेस में लगाएगी, तो गवर्नमेंट मशीनरी का वो आराम से मिसयूज़ कर सकते हैं, ये भी चैलेंज है। और दूसरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, कि इस एक्ट में इतने प्रोविज़न की गए रिगार्डिंग द क्रिमिनल कॉन्विक्शन केसेस, लेकिन एडीआर का डेटा कहता है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कि इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स और पॉलिटाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 शब्द मैंने यूज़ किए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, इसका मतलब हुआ कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 46% जब मैंने बताया एडीआर के अनुसार। अब अगर पॉलिटाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल, कि जो क्रिमिनल हैं वो पॉलिटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स कैसे रोक पाएंगे एज पर द एडीआर रिपोर्ट। वीक रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ से जैसे वीक रेगुलेशन कैसे, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आया, फंडिंग है, उसको कैसे रेगुलेट कर पाएंगे, लीगल है या इलीगल है। दूसरा मैंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, देन एफसीआरए, हमने पहले पढ़ा एफसीआरए कि पॉलिटिकल पार्टी एफसीआरए से पैसा ले लेती हैं, उन्होंने अमेंड कर रखा है, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे कि जो पैसा आ रहा है लीगल है ब्लैक मनी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, जो पार्टी पावर में होती है सबसे ज़्यादा पैसा
उसी को लोग फंड करते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा रेगुलेशन का पॉलिटिकल पार्टी का इशू है कि उनकी फंडिंग और रेगुलेशन पॉलिटिकल पार्टीज की। देन लिमिटेड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कहते हैं इलेक्शन कमीशन की लिमिटेड पावर कैसे होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रोल सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक इलेक्शन प्रोसेस में होता है, और एक पैरट कहा जाता है ना कि पिंजड़े जैसा हो गया, पिंजड़े में बंद है, सरकार के हाथ में रहता है उसका काम। एक क्रिटिक्स कहते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग दिस, कि लिमिटेड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक आल्दो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इसके जो डिसीजन है, जो ऑटोनॉमस डिसीजन कभी कभी नहीं ले पाता है, वो प्रेशर में डिसीजन कभी कभी लेता है। तो क्रिटिक्स को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन की लिमिटेड पावर है, क्योंकि अपॉइंटमेंट उसका इलेक्शन कमीशन की कमेटी उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पावर में होती है उन्हीं के पास होता है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड मसल्स पावर, मैंने कहा इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी कि आरपीए में सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस, जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा वो लोग पैसे का बड़े आराम से मिसयूज़ कर सकते हैं और लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं वोटिंग के टाइम पे पैसा देके, ब्राइबरी देके। या मसल्स पावर जैसे कहा जाता है, बिहार में, यूपी में दबंग लोग ज़्यादा इलेक्शन लड़ते हैं उनकी दबंगई से, और ऐसा देखा भी गया है, बहुत सारी रिपोर्ट है कि किसी गांव में लोगों को धमकाया जाता है और वोट डालने के लिए बताया जाता है कि आपको फला व्यक्ति को वोट दिया जाएगा। बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं, हम पास्ट में अगर स्टडी करें, आल्दो अभी उतने ज़्यादा केसेस नहीं है, लेकिन बैक में अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा मसल्स पावर और मनी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है। लेकिन चैलेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डीप फेक, टेक्नोलॉजी डीप फेक मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट आपको ऐसी चीज़ें दिखाने लगते हैं, आपको लगता है कि मोबिलाइजेशन, तो आपका मेंटली आपको ऐसे लगता है कि फला पार्टी नहीं, फला पार्टी जीत रही है। तो टेक्नोलॉजी का कैसे ईवीएम टीजिंग का हो गया, ईवीएम हैकिंग के केसेस भी आते, गवर्नमेंट लेकिन मानती नहीं है, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि ईवीएम के केसेस भी आते हैं। और डीप फेक जैसे सोशल मीडिया पे खबर चला दी जाती है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, तो इसे कैसे टैकल कर पाएंगे। देन एम्बिग्यूटीज एंड लीगल गैप, एम्बिग्यूटीज पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी एम्बिग्यूटीज है। 95 लाख तुमने पर इलेक्शन पैसा डिसाइड तो कर दिया है, लेकिन जो देखा जाए तो एडीआर का डाटा है कि पिछले वाले 18वीं लोकसभा में 60,000 करोड़ लगभग पैसा खर्च हुआ था ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन, और तो उसमें बहुत सारे लीगल गैप्स हैं। लीगल गैप्स का इन द सेंस हम दूसरे शब्दों में कहें कि वो लीगल टी ऑन द पीस ऑफ पेपर रूल एंड रेगुलेशन तो है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द आरपीए। ये इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, हमने मेन चैलेंजेस किए हैं। करप्शन के चैलेंजेस हो सकते हैं, एडीआर का जब हम प्रॉपर क्लास करेंगे मेंस की तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, इसका एडीआर की रिपोर्ट पढ़ेंगे, इथिकल गवर्नेंस के टॉपिक, ऐसा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन अब बात ये आती है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए फिर। तो अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो एज ए यूपीएससी या सिविल सर्विस एस्पिरेंट व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी डू, क्या करना चाहिए हमें। तो उसके लिए देखो हम एक सुझाव दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अगर वहाँ से कोई आरपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। पहला रिकमेंडेशन यही है हमारा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द ओपिनियन पोल। मैंने कहा ओपिनियन पोल सोशल मीडिया या मीडिया दो तरीके, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल का मतलब ये हुआ कि बिफोर द इलेक्शन हम लोगों से जानने की, राय उनकी जानने की बात कर रहे हैं कि आपको किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। तो अगर मान लीजिए कि उसने थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर दिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को, तो एक मोबिलाइजेशन, नॉर्मल मिस इन्फॉर्मेशन जाएगी लोगों में कि वो कैंडिडेट का ही माहौल लग रहा है तो वो कैंडिडेट ही जीतेगा, तो हम अपना वोट वेस्ट क्यों करें, हम उसी को दे देते हैं। लोगों के अंदर ऐसा भी भाव आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन। फॉल्स डिक्लेरेशन एंड ट्रीटेड एज ऑफेंस, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स डिक्लेरेशन दे देता है रिगार्डिंग, मान लीजिए एजुकेशन से दे दिया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे दिया कि हमारे पास प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस से दे दिया, तो उसको अगर किसी व्यक्ति को ये हो जाता है कि हाँ बिल्कुल हमें श्योर हो जाता है इलेक्शन कमीशन को, तो उसे एज ए ऑफेंस ट्रीट किया जाए अंडर द सेक्शन 8 ऑफ आरपीए। अब ये कि ये कर सकते हैं स्टेट फंडिंग इलेक्शन। स्टेट फंडिंग इलेक्शन का मतलब क्या हुआ
कि हम जो इलेक्टोरल फंड है, जो कंपनी फंड करती है, विदेशी FCRA के द्वारा फंड करती है, तो हम रोल ऑफ मनी को थोड़ा कम डिक्रीज करने के लिए, रोल ऑफ मनी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो जाए, कि स्टेट फंड करे एक लिमिटेड नेशनल एंड स्टेट पार्टी को फंड करेगी। यहाँ से स्टेट फंडिंग समझ में आता है। देन डीक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स फास्ट ट्रैक कोर्ट, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो क्रिमिनल का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो हमें ये कर सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बना दें, जिससे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के केस सुने जाएंगे, दे आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन और दे आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो उनका केसेस मान लीजिए कि 5 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो हम विद इन 40 डे 30 डे या 2 मंथ में उनके पूरा चार्जेस कॉन्विक्टेड हैं कि नहीं है, पूरा उनका क्रिमिनल का फास्ट ट्रैक कोर्ट में तय कर दें कि ये व्यक्ति इलेक्शन कंडक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देन स्ट्रेंथनिंग द इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथनिंग कर दिया जाए, ऑटोनोमस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टीज, इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ, ऑल्दो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन बट पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट डेमोक्रेटिक। कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी एक सर्टेन पारिवारिक लोग ही चलाते हैं इंडिया में, जैसे कांग्रेस को बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं। तो डेमोक्रेटाइजेशन हो कि उनके प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का एक अंदर इलेक्शन हो और उस प्रोसेस से उनके लीडर निकल के आए। तो जो नए नए लोग आए हैं उनका इथिक्स एंड वैल्यू, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी पे काम करते हैं, तो उन्हें पॉलिटिक्स में जाने का थोड़ा मौका मिलेगा, जिससे हम अपने पॉलिटिक प्रोसेस इंडिया बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इंटरनल डेमोक्रेसी शैल बी इन द पार्टीज, इसको हम बहुत ज़्यादा 1 या 2 लाइन में जब मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड हमारा यही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरीट का इलेक्शन और बहुत सारे इलेक्शन विद इन द पार्टीज होते हैं, वो होने चाहिए। रिड्यूस डिजिटल कैंपेनिंग, ये चीज़ देखो ड्यूरिंग द इरा ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि हम घर पे बैठे बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, डीप फेक होती है। तो एक हमें ऐसा कोई एजेंसी बना देनी चाहिए कि वो डिजिटल कैंपेनिंग पे थोड़ा चेक करे, रोक लगाए कि कोई अगर फेक इन्फॉर्मेशन या फेक वीडियो, बहुत सारी वीडियो देता है रिगार्डिंग द, मान लीजिए उसने दे दिया कि बिहार में EVM टीजिंग हो गई या वेस्ट बंगाल में ये हो गया, इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, तो उस पर लोगों में एक गलत मैसेज ना जाए, उसके लिए हमको डिजिटल कैंपेनिंग को कम करना चाहिए। और दूसरा, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म मस्ट बी, दिनेश गोस्वामी की कमेटी, बहुत सारी कमेटी हैं, वो कहती हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म इंडिया में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड में सेंटर स्टेट रिलेशन पे कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टी, तो पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन से भी दे सकते हैं। सो कोऑपरेटिव बिटवीन द सेंटर स्टेट बना रहे पॉलिटिकल पार्टीज में। दूसरा, हम ADR का डेटा भी डाल सकते हैं, उसके अलावा सेकंड ARC का भी डेटा डाल सकते हैं, इथिकल गवर्नेंस का टॉपिक लेके और पॉलिटिक्स गुड गवर्नेंस का टॉपिक लेके यहाँ से डाल सकते हैं, जिससे हम फेचिंग ऑफ द मार्क्स, थोड़े मार्क्स हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये हमारा RPA था एक छोटा